हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को देखने वाले हैं। वह क्या सही। शासन प्रणाली के कई प्रकार हैं। संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक एवं संघात्मक शासन प्रणाली। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो रहेगा संसदीय शासन प्रणाली। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि यानी कि संसदीय शासन प्रणाली है, उसका प्रमुख लाभ क्या है। कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। इस सवाल का सबसे प्रमुख उत्तर क्या रहेगा। संसदीय शासन प्रणाली का सबसे प्रमुख गुण क्या है। प्रमुख गुण की बात करें तो कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, यानी कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। तो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। यह सवाल आईएएस प्री 2017 का है। आप व्याख्या देख सकते हैं। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। उल्लेखनीय है कि संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका अर्थात संसद से प्राप्त करती है। यानी कि कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता है जो विधायिका अर्थात संसद से प्राप्त करती है। इसलिए कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायी होती है संसदीय शासन प्रणाली में, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में इस प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं है। विधायक के प्रति उत्तरदायी होती है कौन? कार्यपालिका संसदीय शासन प्रणाली में। संसदीय शासन प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत तत्व सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधारित है। संसदीय शासन प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत तत्व है सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। यानी कि मंत्रिमंडल सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने हेतु संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है, एक सिस्टम है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के गठन से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 74 और 75 में वर्णित है। तो हमने देखा संसदीय शासन प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसमें कार्यपालिका विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, जैसे कि अमेरिका। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। यानी कि इनमें से नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार की सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है या मंत्रिमंडलीय सरकार की विशेषता बताता है।
ऑप्शन ए है मंत्रिमंडलीय सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व तो जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। क्या मंत्रिमंडलीय सरकार का यह सिद्धांत है? ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व तो जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था ऐसी तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि मंत्रिमंडलीय सरकार होती है वह ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि है जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि है जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। यानी कि मंत्रिमंडलीय सरकार संसदीय शासन प्रणाली को संदर्भित करती है और संसदीय शासन प्रणाली सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। और प्रश्न हमने देखा था कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। मंत्रिमंडल स्वरूप कैबिनेट गवर्नमेंट जो है, मंत्रिमंडल या कैबिनेट सरकार होती है, वह संसदीय सरकार के विचार को अभिव्यक्त करती है और संसदीय सरकार जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि के रूप में कैबिनेट गवर्नमेंट है। तो ऑप्शन आपका सी है जो राइट हो जाएगा। उस शासन अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हास्य उन्मुख दशा में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो भारत में मंत्रिमंडलीय सरकार का कॉन्सेप्ट है, यानी संसदीय सरकार का कॉन्सेप्ट है और सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। यह भी सवाल आपका आईएएस प्री 2017 में आया हुआ है। अगला सवाल है 3 नंबर। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस यानी कि संवैधानिक सरकार का आशय क्या है, या संवैधानिक सरकार भी कह सकते हैं। संवैधानिक या संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। ऑप्शन ए कह रहा है किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। सरकार कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हों, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हों, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। संवैधानिक सरकार का क्या आशय है? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। संवैधानिक सरकार जो कि संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, सीमित हो। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। संवैधानिक सरकार का मतलब है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, संविधान की सीमाओं से घिरी हुई हो, वही क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, यानी संवैधानिक सरकार है। संवैधानिक सरकार की बात हम जॉन लॉक के विचारों में देखते हैं, जो सीमित शासन प्रणाली की बात करते हैं। और संविधानवाद का कॉन्सेप्ट भी संवैधानिक सरकार को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। संवैधानिक सरकार का आशय सीमित सरकार से, यानी जो सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, उससे घिरी हो। ऑप्शन आपका डी राइट होगा।
संविधान किसी राष्ट्र के मौलिक सिद्धांतों का मूल दस्तावेज होता है जिसके द्वारा राज्य एवं सरकार का स्वरूप निर्धारित होता है। शासन व्यवस्था का संगठन, सरकार की शक्तियां, शासितों के अधिकार, शासक एवं शासितों के बीच पारस्परिक संबंधों का निर्धारण किया जाता है, जो यह निश्चित करता है कि नियम कैसे बने, कैसे बदले और उन्हें कौन बनाएगा। संविधान का कार्य रूप में लागू होना ही संविधानवाद है। यानी संविधान का कार्य रूप में लागू होना ही क्या है? संविधानवाद। संविधान का कार्य रूप में, मूर्त रूप में लागू होना ही संविधानवाद है। अर्थात संविधानवाद उस निष्ठा का नाम है जो जनता संविधान की निहित शक्तियों एवं उसकी मान्यताओं में रखती है। संविधान एवं संविधानवाद मूर्त तथा अमूर्त रूप में व्यक्त नियंत्रण व्यवस्था है जो सरकार को निर्मित अधिकार क्षेत्र में रहने हेतु बाध्य करती है। यानी कि सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे, संविधान के नियमों के अनुसार सरकार कार्य करेगी तो वहां पर संविधान का पालन होगा, और जब संविधान का पालन होगा तो वहां सरकार कैसी होगी? संवैधानिक सरकार होगी, क्योंकि वह संविधान से घिरी हुई है, संविधान से सीमित है, अपनी मन मर्जी से कार्य नहीं कर सकती। अर्थात संवैधानिक सरकार से ऐसी सरकार से जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, उससे घिरी हुई हो। अगला सवाल 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, जो आईएएस प्री 2020 का है। संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का अर्थ क्या है? अभी हम बात कर रहे थे विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। तो हमने अभी बात किया संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या संवैधानिक सरकार, यह सरकार होती है वो सीमित सरकार होती है। और सीमित क्यों होती है? क्योंकि वह संविधान के जो नियम कानून है उनके द्वारा घिरी हुई है, उनके अंतर्गत ही सरकार कार्य करती है, इसलिए वह सीमित है। यदि संविधान नहीं है, यदि संविधानवाद नहीं है तो सीमित सरकार की अवधारणा नहीं होगी, क्योंकि सरकार अपनी मनमर्जी से कार्य करेगी। लेकिन यदि संविधान है जो पूर्ण रूप से लागू है, जहां पर संविधानवाद का कॉन्सेप्ट लागू है, तो वहां पर सरकार कैसी होगी? सीमित सरकार होगी, क्योंकि वह संविधान के नियमों और कानून के अनुसार चलती है। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। लिमिटेड गवर्नमेंट, संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार, जो कम से कम संविधान के अनुसार कार्य करे, न कि अपनी मनमर्जी से। तो ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 5 नंबर। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता हो। ऑप्शन बी है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ऑप्शन सी है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। और ऑप्शन डी है सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार की विशेषता क्या है? क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसका गुण या विशेषता क्या है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। क्योंकि संसदीय व्यवस्था में सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा।
व्याख्या देख सकते हैं आप। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यानी संसदीय लोकतंत्र है भारत में। और सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है, क्योंकि संसदीय प्रणाली का जन्म ब्रिटेन से होता है, इसलिए इसको वेस्टमिनिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। संसदीय सरकार को हम कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, उत्तरदायी सरकार कहते हैं, सरकार का वेस्टमिनिस्टर रूप भी कहते हैं, तथा ये ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि देशों में प्रचलित है। यानी कि संसदीय सरकार कहाँ पर है? ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में है, भारत में, जबकि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वहां पर अध्यक्षात्मक सरकार का कॉन्सेप्ट है, न कि संसदीय सरकार का। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ की गई। ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली की जननी कहा जाता है। और सर्वप्रथम अध्यक्षीय सरकार, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में आरंभ हुई, इसलिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली का घर अमेरिका है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली का घर ब्रिटेन है। अगला सवाल है, संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस। तो अभी हमने बात की संसदीय शासन प्रणाली का जन्म ब्रिटेन से हुआ, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली का जन्म यूएसए से हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अगला सवाल 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है वो आपको चयन करना है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, क्योंकि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली के स्वरूप को अपनाया है, और भारत एक कुलीन तंत्र नहीं है, और भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र भी नहीं है, और भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक भी नहीं है। भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों की विशेषताओं को प्रकट करता है। और अध्यक्षात्मक संविधान किसका है? अमेरिका का है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का घर अमेरिका है। तो ऑप्शन डी राइट होगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन डी राइट होगा। एट नंबर सवाल है, संवैधानिक सरकार क्या है? बार बार ये सवाल आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है? यहां आपको दो कथन दिए गए और फिर आपको इन दोनों कथनों में से सही कथन का चयन करना है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो दोनों सही है, न तो एक न ही दो। संवैधानिक सरकार क्या करती है? जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। संवैधानिक सरकार सीमित सरकार होती है, और सीमित सरकार का मतलब है कि राज्य सरकार अपनी मन मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकती। तो जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, वही क्या है? संवैधानिक सरकार है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, क्योंकि जहां संवैधानिक सरकार होगी वहां पर
राज्य अपनी मन मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। और पहला स्टेटमेंट था कि जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाए, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता दबनी नहीं चाहिए संवैधानिक सरकार में, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। इस प्रकार आपका ऑप्शन 2 राइट होगा, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, ओनली 2। संवैधानिक सरकार वह होती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। मूलतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु ही सरकार की अवधारणा का आधार है संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार एक सीमित सरकार होती है। अगला सवाल 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सत्य है, वो आपको चयन करना है। संसदीय यानी सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सत्य है, वो आपको चयन करना है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायक एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, यह संसदीय सरकार की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि संसदीय सरकार उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका का अलग अलग होना संभव नहीं है। यानी कि संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग नहीं हो सकती, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर काम करती है। जबकि अमेरिका में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग, क्योंकि वहां पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कार्य करता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कार्य करता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। सरकार का कोई भी अंग निरंकुश नहीं हो जाए, इसलिए संविधान में नियंत्रण एवं संतुलन, चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की गई है। इसी उद्देश्य से कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। अर्थात विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त विधायिका तथा कार्यपालिका के मनमानी पूर्ण कृत्यों के ऊपर नियंत्रण के लिए न्यायपालिका को यह शक्ति दी गई है कि वह इनके संविधान के विरुद्ध कार्यों को अविधि मान्य घोषित करके उन्हें अपनी सीमा में कार्य करने के लिए बाध्य करे। यानी कि यदि कार्यपालिका और विधायिका भारत में संविधान की सीमाओं से बाहर जाकर कार्य करती है तो न्यायपालिका उनको रोक सकती है, उन्हें अवधि मान्य कर सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत नीति बनाने का उत्तरदायित्व मंत्रियों पर है।
नीति बनने के पश्चात उसके क्रियान्वयन का दायित्व लोक सेवकों का हो जाता है। यानी कि ये जो सवाल था सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में, सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है वह उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला सवाल 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। यानी कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। कैबिनेट इज हेड बाय द हेड ऑफ स्टेट। यानी कि भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। आपको सही कोड का चयन करना है इन तीनों में से, केवल 1 2, केवल 3, 2 और 3, 1 2 3 तीनों। तो पहला कथन सही है कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है कि मंत्रिमंडल के सदस्य वहां की संसद कांग्रेस के सदस्य हो। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त होता रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, यह बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहां पर शासन का अध्यक्ष, सरकार का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और सरकार का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। तो केवल पहला और दूसरा कथन सही है। ऑप्शन ए राइट होगा आपका। संसदीय प्रणाली में वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह प्रणाली भारत में ब्रिटेन से ली गई है। इसके तहत संविधान द्वारा मंत्रिपरिषद को शासन के लिए यथार्थ रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। मंत्री तब तक ही अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त रहता है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, शासन का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जबकि राज्य अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। इस प्रकार ऑप्शन आपका ए राइट होगा। पहला और दूसरा कथन सही है। राज्य का अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता है, प्रधानमंत्री है जो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का मुखिया मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। सवाल नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर रहा। संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है और विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था में क्या व्यवस्था रहती है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कार्यपालिका है जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। अगला सवाल है जहां आपको कथन और कारण दिया गया है।
कथन क्या कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। और कथन क्या कह रहा है, सॉरी, कारण क्या कह रहा है कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। अब इनमें से क्या दोनों कथन सही है, या पहला सही दूसरा गलत, या पहला गलत दूसरा सही, या दोनों सही और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं? तो यहां कथन भी सही है और कारण भी सही है। कारण है जो कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग है जो संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। सीधी सी बात है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग हम संसद के कानूनों का अनुपालन करने के लिए करते हैं, और अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। इसलिए हम राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार के सवाल में आपका कूट नंबर ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। आप व्याख्या भी देख सकते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। वास्तव में राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। भारत सरकार अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कर राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है, और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जैसा कि आर्टिकल 53 हमें बताता है। अतः कथन एवं कारण दोनों सत्य है एवं कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से आपको सही कूट का चयन करना है। 4 कथन आपके समक्ष है जो भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यानी इनमें से भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण कौन कौन से समावेशित है, फिर आपको सही कूट का चयन करना है। नीचे आपको दे रखा है 1 2 1 2 3 2 3 4 और सभी चारों। कौन से लक्षण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में सही पाए जाते हैं? ये एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सही है। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये बात भी बिल्कुल सही है। भारत में संसदीय सरकार का स्वरूप पाया जाता है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सही है। और यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत की जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, वह एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती। भारत में डिसेंट्रलाइज्ड पावर है। केवल केंद्र के पास संपूर्ण शक्तियां नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो 3 बिंदु है, ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षणों को दर्शाते हैं। तो 1 2 3 आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? यहाँ एक लोकतांत्रिक गणतंत्र पाया जाता है, यहाँ सरकार का संसदीय स्वरूप पाया जाता है, यानी संसदात्मक रूप की सरकार पाई जाती है। सर्वोच्च सत्ता देश की जनता में निहित है, और यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है, मौलिक अधिकार है, मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्वों का समावेश भी किया गया है। अगला सवाल है 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा।
उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है। सवाल कह रहा है कि उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां ऑप्शन ए कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन बी द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रतीक प्रचलित है, राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण है। यानी कि किस प्रकार की व्यवस्था में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है यहां पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। द्विदलीय प्रणाली जहां पर विकसित हुई है वहां पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है। द्विदलीय जहां पर दो दल कार्य कर रहे हैं वहां पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का लक्ष्य समाज के हर वर्ग, हित व समूह को समुचित प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराना है। यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का लक्ष्य क्या है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व उपलब्ध करवाना है, उनका भी हक है जो सरकार में होना चाहिए, उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जो प्रजातंत्र के मूल मंत्र को साकार करता है कौन? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लोकतंत्र के मूल मंत्र को साकार करती है, जिसमें बहुसंख्यकों के साथ साथ अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होती है। द्विदलीय प्रणाली में इसकी आवश्यकता नहीं होती। अगला सवाल 15 नंबर आपके स्क्रीन पर रहा। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। इनकी भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। भारत एक गणतंत्र है इसका मतलब है कि देश का सर्वोच्च जो पद है राष्ट्रपति का पद वह निर्वाचित होता है। यानी कि राज्य का अध्यक्ष हेड ऑफ स्टेट है वह निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। जैसे कि ब्रिटेन का जो सर्वोच्च पद है सम्राट राजा रानी का वह वंशानुगत है, जबकि भारत एक गणतंत्र है, ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। जबकि भारत गणतंत्र है और गणतंत्र का मतलब कि राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है और राज्य का अध्यक्ष हेड ऑफ स्टेट यानी कि राष्ट्रपति का पद भारत में सर्वोच्च पद है। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। उद्देशिका स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करती है कि संविधान के अधीन सभी प्राधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं, किसी बाहरी प्राधिकारी के प्रति कोई अधीनता नहीं है। संविधान द्वारा भारत को गणराज्य घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि भारत में राष्ट्र का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। जैसे कि ब्रिटेन का जो राष्ट्र प्रमुख सम्राट होता है वह वंशानुगत होता है, लेकिन भारत का जो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद है वह निर्वाचित होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अगला सवाल 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है इसलिए भारत गणतंत्र है क्या? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत का जो राष्ट्र प्रमुख है हेड ऑफ स्टेट है वह निर्वाचित होता है। तो भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है कि भारत का जो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का पद है हेड ऑफ स्टेट है वह निर्वाचित होता है और वह वंशानुगत शासन भारत में नहीं है।
ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अगला 17 नंबर सवाल है जहां आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है। कारण कह रहा है कि भारत में संविधान संघ तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन करता है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो पहला कथन है जो भारत एक गणतंत्र है, ये बात बिल्कुल सही है। और भारत में संविधान संघ तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन क्या गया? 3 अनुसूचियों में, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये कथन भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं कि भारत एक गणतंत्र है, भारत में संविधान संघ तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन करता है। दोनों कथन सही है, लेकिन कथन है जो कारण है जो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। यदि इस जगह यहां ये होता कि भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो कथन है जो कारण की व्याख्या कर रहा होता। लेकिन ये दोनों बात अलग अलग है, इसलिए दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या एक दूसरे की नहीं है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन आपका बी राइट होगा कि ए आर दोनों सही है, परंतु आर है जो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आप व्याख्या भी देख सकते हैं कि भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत के राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। अब ये आपका कथन होता और ये आपका कारण होता तो ये एक दूसरे की व्याख्या सही हो जाती। अतः कथन सही है। भारतीय संविधान के भाग 11 के अंतर्गत आर्टिकल 245 से 263 तक संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। अतः कारण आर सही है, किंतु कारण आर है जो आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आर्टिकल 245 है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का भी उल्लेख मिलता है। अगला सवाल 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत में संसदीय व्यवस्था के कार्यक्रम में मूल समस्या उत्पन्न होती है। यानी सवाल कह रहा है कि भारत में संसदीय व्यवस्था के कार्यक्रम में मूल समस्या उत्पन्न होती है। किस प्रकार की मूल समस्या है भारत में संसदीय व्यवस्था के कार्यक्रम में? सशक्त एवं जीवनक्षम दलीय व्यवस्था के अभाव का कारण है, कुशल एवं स्वतंत्र नौकरशाही के अभाव का कारण है, स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानों का अभाव के कारण और दुर्बल कार्यपालिका के कारण, जो कि इसकी विधानमंडल पर निर्भरता के कारण। यानी कि भारत में संसदीय व्यवस्था के कार्य करने में मूल समस्या क्या है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन आपका ए सशक्त एवं जीवनक्षम दलीय व्यवस्था के अभाव के कारण। ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वाइबल पार्टी सिस्टम के कारण भारत में संसदीय व्यवस्था कार्य करने में मूल समस्या उत्पन्न हो रही है। क्योंकि दलीय व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, ये कह रहा है कि तभी संसदीय व्यवस्था सक्षम रूप से कार्य कर पाएगी। और इसके बारे में एक मुख्य विचारक है गवर्नर, जो लिखते हैं कि अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट में गवर्नर ने लिखा है कि संसदीय व्यवस्था का सफल कार्यकरण सशक्त दल प्रणाली पर निर्भर करता है। यानी कि संसदीय व्यवस्था का सफल कार्यकरण है जो एक मजबूत दलीय प्रणाली पर निर्भर करता है। स्ट्रॉन्ग पार्टी सिस्टम होना चाहिए। और इस शासन प्रणाली के कार्यकरण के लिए यानी स्ट्रॉन्ग पार्टी सिस्टम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
द्विदलीय प्रणाली को आदर्श रूप मानना पड़ेगा, यानी कि दो ही दल होने चाहिए, तभी जाकर संसदीय शासन व्यवस्था मजबूती से कार्य कर पाएगी। भारत में बहुदलीय प्रणाली और प्रभावी दो दलों की अनुपस्थिति के कारण संसदीय प्रणाली अपेक्षा अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं हो पा रही, यानी कार्यक्षम नहीं हो पा रही। तो गवर्नर साहब कहते हैं कि किसी संसदीय व्यवस्था का सफल कार्यकरण तभी होगा जब स्ट्रॉन्ग पार्टी सिस्टम होगा, यानी कि सशक्त दल प्रणाली होगी, तभी जाकर कोई संसदीय व्यवस्था मजबूती से कार्य कर पाएगी। और उसके लिए आपको द्विदलीय प्रणाली को आदर्श रूप में मानना पड़ेगा। लेकिन भारत बहुदलीय प्रणाली और प्रभावी दो दलों की अनुपस्थिति के कारण संसदीय प्रणाली अपेक्षा अनुरूप कार्य करने में कम सफल हो रही है। तो अगला सवाल 19 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल साधारणतया सत्तारूढ़ रहता है। 19 नंबर सवाल है कि मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल साधारणतः सत्तारूढ़ रहता है एक निश्चित अवधि तक, जब तक उसे विधानमंडल के लोकप्रिय सदन का विश्वास प्राप्त रहता है, जब तक उसे राज्य अध्यक्ष का विश्वास प्राप्त रहता है, जब तक उसे निर्वाचक वर्ग का विश्वास प्राप्त रहता है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली जब तक उसे विधानमंडल के लोकप्रिय सदन का विश्वास प्राप्त रहता है तभी जाकर वह सत्तारूढ़ रहती है। जैसे कि भारत में मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली है और भारत में मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली को लोकप्रिय सदन लोकसभा का यदि विश्वास प्राप्त है तो वह सत्तारूढ़ रह सकती है। यदि उसने विश्वास खो लिया तो उसे हटना होगा। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 क्या कहता है कि भारत में एक संसद होगी। और मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल अनुच्छेद 75 क्लोज 3 के तहत यानी पूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, यानी कि मंत्रिमंडल है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहता है। वह तभी तक सत्तारूढ़ रह सकती है जब तक उसे निचले सदन लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त रहता है। इसका अभिप्राय यह है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है, यानी कि मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली तब तक टिकी रह सकती है, सत्तारूढ़ रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त हो, निचले सदन लोकप्रिय सदन का बहुमत प्राप्त हो। और भारत में मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहता है। आर्टिकल 75 का क्लोज 3 ये बात करता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी रहता है। अगला सवाल 20 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में से कौन से सही नहीं है वो आपको चयन करना है। जो सही नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सेक्युलर स्टेट है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट संसदीय पद्धति की सरकार है, संघीय नीति है, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार को हम अध्यक्षात्मक सरकार भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार को हम अध्यक्षात्मक सरकार भी कहते हैं।
तो भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, क्योंकि भारत में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का रूप नहीं है, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है। और राष्ट्रपति पद्धति की सरकार कहाँ है? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और भारत में तो संसदीय पद्धति की सरकार है और यहाँ संघीय नीति का भी कार्य करती है और धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत, सेकुलर स्टेट है, क्योंकि भारत में सभी धर्मों को समान माना गया है। भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, यानी कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा ये। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत विधानमंडल के मंच पर किसी मंत्री के प्रस्ताव के पराजित हो जाने की दशा में क्या होता है? यानी कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत विधानमंडल का मतलब है संसद के पटल पर किसी मंत्री के प्रस्ताव के पराजित हो जाने की दशा में क्या होता है? सरकार एक साधारण अविश्वास प्रस्ताव की प्रतीक्षा करती है, प्रधानमंत्री द्वारा संबंधित मंत्री को डांटा जाता है, मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए बाध्य किया जाता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देती है। तो इस सवाल का क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। संपूर्ण मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देती है कि जब संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत विधानमंडल के मंच पर, संसद के मंच पर किसी मंत्री के प्रस्ताव के पराजित हो जाने की दशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। और संसदीय प्रणाली के बारे में कहा जाता है कि यहां पर सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और सभी मंत्री एक साथ डूब जाते हैं, यानी मंत्रिमंडल एक साथ तैरता है और एक साथ भी डूब जाता है। यानी कि यदि किसी मंत्री के प्रस्ताव का पराजित हो जाना, संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र देना होता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। तो किस प्रकार की व्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूब जाते हैं? तो यह है संसदीय व्यवस्था के बारे में कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। संसदीय व्यवस्था में विधानमंडल में किसी मंत्री के प्रस्ताव के पारित न होने का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास बहुमत खो चुकी है तथा संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा। अगला सवाल, जिसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता या विशेषता नहीं है? यानी कि इनमें से वो आपको चयन करना है जो संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता नहीं है, मुख्य विशेषता नहीं है, वो आपको चयन करना है। शक्तियों का संकेंद्रण, न्यायिक पुनरावलोकन, लिखित संविधान। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन आपका केवल 2 जो स्टेटमेंट है यह है जो संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता नहीं है, जबकि शक्तियों का संकेंद्रण ये संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है और लिखित संविधान ये भी है। संसदीय शासन प्रणाली में लिखित संविधान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, शक्तियों का संकेंद्रण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन है जो संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता नहीं है। तो ये किसकी है? तो यह अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, उसकी मुख्य विशेषता है और वहां पर न्यायिक पुनरावलोकन का कॉन्सेप्ट लागू है। अब बात आती भारत की, लेकिन भारत ने है जो विदेशी देशों के संविधानों से कई प्रावधान ग्रहण किए हैं। भारत को जो अच्छी चीजें लगी तो वो भारत ने ग्रहण की है। जैसे कि भारत में संसदीय व्यवस्था है, तो भारत ने संसदीय व्यवस्था का जो विचार है वो ब्रिटेन से लिया है, लेकिन जिस प्रकार ब्रिटेन की संसद संप्रभु है उसी प्रकार भारत की संसद संप्रभु नहीं है। संप्रभु का मतलब है कि ब्रिटेन की संसद
जो चाहे वो कानून का निर्माण कर सकती है, उस कानून को कोई चैलेंज नहीं करेगा। यानी ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद महिला को पुरुष नहीं बना सकती और पुरुष को महिला नहीं बना सकती, उसके अलावा जो भी कार्य है वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन भारत की संसद संप्रभु नहीं है, इसलिए भारत की संसद अपनी मन मर्जी से कोई भी कानून नहीं बना सकती। यदि बनाएगी तो न्यायपालिका उसको खारिज कर सकती है। इसलिए भारत ने संसदीय व्यवस्था का विचार ब्रिटेन से लिया है और उसके साथ में न्यायिक पुनरावलोकन का विचार भी भारत की संसदीय व्यवस्था में शामिल किया गया है। लेकिन यह सवाल है कि संसदीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है, तो मुख्य विशेषता नहीं है न्यायिक पुनरावलोकन। ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, केवल 2, यानी कि केवल 2 कथन है जो इससे मेल नहीं खाता है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। और ये सवाल आपका आया हुआ है IAS प्री ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस 1999। तो आपको इस प्रकार की अवधारणात्मक समझ आपके पास में होनी चाहिए। अब गवर्नर महोदय हैं, क्या कहते हैं कि संसदात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडलीय व्यवस्थापिका अथवा उसके लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है और राज्य का प्रधान नाम मात्र का तथा अनुत्तरदायी होता है। जैसे कि भारत में राज्य का प्रधान, हेड ऑफ स्टेट कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति नाम मात्र का वास्तविक है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। संसदीय शासन प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं: वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका का अंतर पाया जाना, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में अभिन्न संबंध यानी कि एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी है, कार्यपालिका की अवधि अनिश्चित है, फिक्स अवधि नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका को जब तक विश्वास है तब तक कार्य करना होता है और उसे विश्वास प्राप्त नहीं होने पर हटना होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, राजनीतिक सजातीयता, कैबिनेट की एकता, प्रधानमंत्री के नेतृत्व, शक्तियों का संकेंद्रण, लिखित या अलिखित संविधान आदि। यह है संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं विधायिका के अलग अलग संबंध होते हैं। कार्यपालिका अलग कार्य करती है, विधायिका अलग कार्य करती है और न्यायपालिका अलग कार्य करती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन सिद्धांत कार्य करता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कार्य करता है, सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत कार्य करता है अध्यक्षात्मक राष्ट्रपतीय पद्धति में। यानी कि राष्ट्रपतीय या अध्यक्षीय पद्धति में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कार्य करता है, जिसको सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों अलग अलग कार्य करेगी, जबकि संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत कार्य करता है, पावर ऑफ डिवीजन। अगला सवाल 23 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न तत्व है, यानी कि मुख्य तत्व है? संविधान का लचीलापन, कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न तत्व है जिसके बिना संसदीय शासन प्रणाली जीवित नहीं रह सकती? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन यानी जुड़ाव। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यह संसदीय शासन प्रणाली का सबसे मुख्य गुण है। इसके बिना संसदीय शासन प्रणाली की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान का लचीलापन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता ये हो भी सकती नहीं भी हो सकती, लेकिन ये इसका मुख्य तत्व नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में न्यायपालिका की सर्वोच्चता नहीं है, भारत में है। संसदीय संप्रभुता ये हो भी सकती और नहीं भी हो सकती, क्योंकि ब्रिटेन एक संसदीय संप्रभु के रूप में कार्य करता है, जबकि भारत एक संसदीय संप्रभु देश नहीं है।
संविधान का लचीलापन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। इसके बिना संसदीय शासन प्रणाली की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कार्यपालिका और विधायिका का जुड़ाव, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली है, वहां पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ये अलग अलग कार्य करती है। तीनों का क्षेत्र अलग अलग होता है, जुड़ाव नहीं होता, संयोजन नहीं होता है। अगला सवाल है 24 नंबर, निम्न में से कौन एक संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है? विधायिका और कार्यपालिका का सम्मिश्रण, नाम मात्र का राज्य अध्यक्ष, सामूहिक उत्तरदायित्व, निश्चित कार्यकाल। बहुत ही अच्छा सवाल है। इनमें से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है? नहीं पूछा है। तो विधायिका और कार्यपालिका का सम्मिश्रण संयोजन है, नाम मात्र का राज्य अध्यक्ष यानी नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट ये भी है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ये भी है, और निश्चित कार्यकाल ये व्यवस्था नहीं है। यह अध्यक्षीय शासन प्रणाली का गुण है। निश्चित कार्यकाल संसदीय शासन प्रणाली का ये गुण नहीं है। तो है कौन कौन से? ये तीनों हैं, जबकि डी वाला ऑप्शन अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता है। तो ऑप्शन डी इस सवाल का राइट उत्तर होगा। वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, यानी कि जो संसदीय शासन प्रणाली है, जो वास्तविक कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल जिसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वास्तविक कार्यपालिका अपने पद पर तभी तक रहती है जब तक उसे संसद के निचले सदन अथवा लोकप्रिय सदन में विश्वास यानी बहुमत प्राप्त होता है। निश्चित कार्यकाल अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, जैसे कि यूएसए। संसदीय सरकार में राज्य अध्यक्ष होता है। संसदीय सरकार में राज्य का अध्यक्ष होता है निर्वाचित प्रतिनिधि, वंशानुगत व्यक्ति, मनोनीत व्यक्ति, इनमें से कोई भी। यानी कि जो संसदीय प्रणाली है उसमें राज्य का अध्यक्ष हेड ऑफ स्टेट क्या हो सकता है? ऑप्शन आपका डी राइट होगा। यानी कि संसदीय सरकार में राज्य का अध्यक्ष हेड ऑफ स्टेट है, वो निर्वाचित प्रतिनिधि भी हो सकता है जैसे कि भारत में है भारत का राष्ट्रपति, वंशानुगत व्यक्ति भी हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन में, और मनोनीत व्यक्ति भी हो सकता है। यानी इनमें से कोई भी हो सकता है। संसदीय सरकार में राज्य का अध्यक्ष इनमें से कोई भी हो सकता है। निर्वाचित प्रतिनिधि होगा तो वहां पर वो गणतंत्र होगा, और वंशानुगत व्यक्ति होगा जैसे कि ब्रिटेन का राजा या रानी यानी सम्राट का पद वंशानुगत है, और मनोनीत व्यक्ति भी हो सकता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। संसदीय शासन व्यवस्था यानी सरकार में राज्य अध्यक्ष निर्वाचित भी हो सकता है, वंशानुगत भी हो सकता है और मनोनीत भी हो सकता है, जैसे भारत में निर्वाचित और ब्रिटेन में वंशानुगत है। आज हम नेक्स्ट सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। अगला सवाल 26 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति क्या है? यानी कि संसदीय शासन प्रणाली की सफलता किस स्थिति में सुनिश्चित हो सकती है? एक प्रधान दल व्यवस्था का होना, द्विदलीय व्यवस्था का होना, एक दलीय व्यवस्था का होना, बहुदलीय व्यवस्था का होना। तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। द्विदलीय व्यवस्था होना संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति है। दो ही दल होने चाहिए जैसे कि ब्रिटेन में, लेकिन भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन भारत ने बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया है। संसदीय शासन स्तर द्विदलीय व्यवस्था वाले देशों में
सुचारू रूप से चलता है, जहां एक दल शासन करे तथा दूसरा दल वफादार विपक्ष का गठन करता है। किंतु यह बहुदलीय व्यवस्था तथा दायित्वहीन विपक्ष की बुराइयों से भरे देशों में असफल होता है। यानी कि संसदीय शासन है प्रणाली है जो बहुदलीय व्यवस्था और दायित्वहीन विपक्ष की बुराइयों से भरे देशों में यह असफल होता है। संसदीय शासन व्यवस्था की सफलता के लिए द्विदलीय व्यवस्था आदर्श स्थिति है। कई विचारक कहते हैं कि दो ही दल होने चाहिए और दो ही दलों को संसदीय शासन प्रणाली की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। अगला सवाल 27 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? यानी कौन सा पद केवल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पाया जाता है संसदीय शासन प्रणाली में? राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, राजा का पद। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। प्रधानमंत्री का पद केवल संसदीय शासन प्रणाली में ही पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद संसदीय शासन प्रणाली में भी पाया जा सकता और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में भी पाया जा सकता है। व्याख्या देख सकते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की तथा दूसरी वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति, राजा, सम्राट, सम्राज्ञी किसी नाम में हो सकती है तथा दूसरी वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में होती है। ज्ञातव्य है कि सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जो संसद के निचले सदन अर्थात लोकप्रिय सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की जो कार्यपालिका है ये दोनों ही राष्ट्रपति में निहित होती है। वेरी वेरी मोस्ट यहां से सवाल आ सकता है कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में जो वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की जो कार्यपालिका उसमें कोई अंतर नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका दोनों राष्ट्रपति में निहित होती है तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता। संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करती है, संचालित होती है, जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते। इसलिए संसद का निर्वाचन के बाद पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। यानी संसद का जब निर्वाचन होता है उसके बाद उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। कौन? सांसद। सांसद पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि मंत्रिपरिषद की जो कार्रवाई से संबंधित सूचना है उसको वे उजागर नहीं कर सकते। अगला सवाल 28 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, इसी से जुड़ा हुआ है, अभी हमने चर्चा की थी। संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है। संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, उसका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, मंत्रिमंडल की बैठकों का समय तथा तिथि सार्वजनिक रूप से बताए नहीं जाते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मंत्रिमंडल की बैठकों का समय और तिथि हम सार्वजनिक रूप से नहीं बताए, ये बताए जाते हैं। दूसरा कथन है कि मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं करते। यह ऑप्शन आपका राइट होगा कि मंत्रिमंडल के सदस्य है जो संसदीय सरकार के गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, और गोपनीयता का सिद्धांत यह कहता है कि मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से
संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा इसका, ऑप्शन बी राइट होगा। ये मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों से गोपनीय सलाह करता है और निर्णय लेता है, इसका मतलब ये नहीं है। अगला सवाल 29 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन है? यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन आपका बी। संसदीय शासन व्यवस्था में वैधानिक संप्रभु है जो संसद होती है, पार्लियामेंट होती है। ब्रिटेन की संसद है जो एक संप्रभु संसद है, क्योंकि उसके कानून को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि भारत की संसद संप्रभु नहीं है। ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, इसका मतलब है कि ब्रिटेन की संसद जो भी कानून बनाएगी उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जा सकता है कि ब्रिटेन की संसद केवल ये नहीं कर सकती, पुरुष को महिला नहीं बना सकती और महिला को पुरुष नहीं बना सकती, इसके अलावा सब कुछ कर सकती है। ब्रिटेन की संसद के बारे में यह कथन कहा जाता है, जबकि भारत की संसद संप्रभु नहीं है, क्योंकि भारत की संसद यदि कानून का निर्माण करेगी, यदि वह जनता के हित में वह सही है या नहीं है, उसको न्यायालय देखेगा। उसकी न्यायिक समीक्षा के अधीन कानून है भारत की संसद की। तो इस प्रकार भारत की संसद संप्रभु नहीं है, जबकि ब्रिटेन की संसद संप्रभु है। और संसदात्मक शासन में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? संसद होती है। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। संसदीय शासन में सामान्यतः संसद को संप्रभु माना जाता है, अर्थात संसद सर्वोच्च होती है तथा समस्त विधि का स्रोत भी होती है, यानी कानून का स्रोत संसद है। यदि भी कि संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत ग्रेट ब्रिटेन में ही अपनाया गया है, यानी कि वहां पर इस सिद्धांत को अपनाया गया है, क्योंकि अन्य संसदीय शासन व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया जाता है। ब्रिटेन में ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है, लेकिन जो भारत है यहां पर संविधान सर्वोच्च है, न कि संसद, क्योंकि संविधान ये व्यवस्था करता है न्यायिक समीक्षा की, जुडिशियल ड्यू। जो संसद कानून का निर्माण कर रही है वह सही है या नहीं है, इसका रिव्यू कौन करेगा? भारत का सुप्रीम कोर्ट। इसलिए भारत की संसद संप्रभु नहीं, जबकि ब्रिटेन की संसद संप्रभु है। वहां पर संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत अपनाया गया ब्रिटेन में। अगला 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। संसदात्मक सरकार निम्नलिखित में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती? यानी संसदीय सरकार इन चारों में से किसके अभाव में कार्य नहीं कर सकती? लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, राजनीतिक दल, कठोर संविधान। बहुत ही अच्छे सवाल है, PYQ है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। संसदीय सरकार है जो राजनीतिक दलों के बिना कार्य नहीं कर सकती। संसदीय सरकार के पहिए है राजनीतिक दल, तो ऑप्शन सी राइट होगा, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में लिखित संविधान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कठोर संविधान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन राजनीतिक दल होने जरूरी है। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। जबकि भारत का संविधान लिखित है, भारत में संसदीय व्यवस्था है, लेकिन ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था है, वहां पर संविधान अलिखित है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका अपनाया गया, जबकि ब्रिटेन में इस प्रकार की स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट नहीं है। राजनीतिक दल के बिना संसदात्मक सरकार कार्य नहीं कर सकती। जैसे कि लॉर्ड ब्राइस कहते हैं,
राजनीतिक दल अनिवार्य हैं, कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश उसके बिना नहीं रह सकता। लॉर्ड ब्राइस बड़े विद्वान हैं जिन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अनिवार्य हैं, उसके बिना कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता। यानी कि राजनीतिक दल संसदीय व्यवस्था के पहिए है, आधार स्तंभ है। 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि मंत्रिपरिषदीय व्यवस्था की सरकार में शक्ति कार्यपालिका में केंद्रित हो जाती है, इसका कारण क्या है? यानी कि जो मंत्रिपरिषदीय व्यवस्था है, यानी प्रधानमंत्री जो व्यवस्था है सरकार की, उसमें सरकार में शक्ति कार्यपालिका में केंद्रित हो जाती है, इसका कारण क्या है? संसदीय नियंत्रण विरला ही प्रभावशाली होता है और मंत्रिपरिषद में केवल बहुमत दल के ही सदस्य होते हैं। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्य अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इन तीनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कोट का चयन करना है। ये आईएएस प्री ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस 1993 का सवाल है। अच्छे सवाल है। सवाल था कि मंत्रिपरिषदीय जो सरकार है, कैबिनेट सिस्टम है, उसमें शक्ति कार्यपालिका में केंद्रित हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा पहला और दूसरा कि संसदीय नियंत्रण विरला ही प्रभावशाली, यानी कि शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में निहित क्यों हो जाती है? इसका कारण है कि संसद का नियंत्रण कम रहता है, विरला ही प्रभावशाली होता है और मंत्रिपरिषद में केवल बहुमत दल के ही सदस्य होते हैं। जिसको बहुमत प्राप्त होगा संसद में, वही मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं शक्ति कार्यपालिका में केंद्रित होने का। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्य अध्यक्ष द्वारा की जाती है, हेड ऑफ स्टेट के द्वारा की जाती है। इस कारण कार्यपालिका में शक्ति अधिक केंद्रित हो जाती है। यह कथन सही नहीं है। संसद का नियंत्रण कार्यपालिका पर कम है, विरला ही प्रभावशाली होता है और मंत्रिपरिषद में केवल बहुमत दल के ही सदस्य होते हैं। इन दो कारणों से शक्ति कार्यपालिका में केंद्रित हो जाती है। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। 1 और 2 सही है। व्याख्या क्या कहती है कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का सम्मिलन होता है, यानी कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायित्व का सिद्धांत है जो संसदीय व्यवस्था में कार्य करता है। व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। व्यवस्थापिका सामान्यतः निचले सदन यानी बहुमत दल प्राप्त राजनीतिक दल ही सरकार का निर्माण करते हैं, तब तक सत्ता में रहती हैं जब तक उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। इस प्रकार सामान्यतः ये माना जाता है कि मंत्रिपरिषद सरकार पर संसद का नियंत्रण रहता है, परंतु व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल ही संसद को नियंत्रण करती है, यानी कैबिनेट ही संसद को चलाता है, क्योंकि बहुमत दल प्राप्त करने वाला ही राजनीतिक दल सरकार बनाता है। जिसको संसद में बहुमत प्राप्त होगा वही सरकार का निर्माण करेगा और वही कैबिनेट का निर्माण करेगा और वही संसद को चलाएगा, सुविधानुसार संसद को संचालित करता है। थर्टी 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यदि भारत में वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो क्या होगा? यानी कि भारत है जो संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो क्या स्थिति होगी? इनमें से 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। शासन अध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर रहेगा, मंत्रिमंडल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी, सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार से वंचित हो जाएगा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहेगी। यानी कि यदि भारत संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है
पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपना लेता है तो क्या व्यवस्था होगी? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, ए, बी, सी और डी। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। शासन अध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर रहेगा यदि भारत है जो संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपना लेता है। जैसे कि अमेरिका ने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपना रखा है, वहां पर कार्यकाल स्थिर है राष्ट्रपति का, 4 वर्ष का कार्यकाल रहता है। मंत्रिमंडल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी? बिल्कुल नहीं होगा। मंत्रिमंडल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी, यह बिल्कुल नहीं होगा यदि अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो, क्योंकि शासन अध्यक्ष चाहेगा वही मंत्री बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार से वंचित हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनी रहेगी? बिल्कुल नहीं। कार्यपालिका स्वतंत्र रहेगी, व्यवस्थापिका स्वतंत्र रहेगी और न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी, क्योंकि यहां पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कार्य करेगा। सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी यहां पर कार्य करेगी। तीनों अपने निर्धारित क्षेत्र में कार्य करेंगी, इसलिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो शासन अध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर रहेगा, क्योंकि अध्यक्ष सरकार में राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए ही निर्वाचित किया जाता है। भारत एक राज्य ही नहीं अपितु एक उपमहाद्वीप है। अधिक जनसंख्या में बहुभाषावित अनेक धार्मिक संप्रदाय, हजारों जातियां, प्रादेशिक तथा सांस्कृतिक रूप से विविधीकरण हुआ है। इसलिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति राष्ट्रपति में होने के कारण संपूर्ण देश को प्रतिनिधित्व देना संभव नहीं हो सकता। अतः संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। यानी कि हमने संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को क्यों नहीं अपनाया? इसका कारण यह है क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, कई जातियां रहती हैं और अधिक जनसंख्या है, बहुभाषावित। इन तमाम कारणों के कारण भारत ने राष्ट्रपतीय शासन पद्धति को नहीं अपनाया और भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। और संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति है जो किसी एक व्यक्ति के केंद्र में नहीं रहती है। जैसे कि अमेरिका में संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थे। कहना का मतलब कि राष्ट्रपति वहां पर शक्तिशाली है, भारत में कोई शक्तिशाली नहीं है। (33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुखिया के द्वारा अपनी मनमर्जी से, सरकार के मुखिया द्वारा। राज्य के मुखिया को हम कहते हैं हेड ऑफ स्टेट और ये होता है राष्ट्रपति। हेड ऑफ स्टेट कौन है? भारत का राष्ट्रपति। जबकि हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? प्रधानमंत्री। विधानपालिका का द्वारा, सरकार के मुखिया की सिफारिश पर राज्य की मुखिया के द्वारा। यानी ऑप्शन आपका डी राइट होगा। यानी कि संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। तो सरकार का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। और राज्य का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति है जो मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रियों की नियुक्ति सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राज्य के मुखिया राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रीगण व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, निम्न सदन के प्रति। 34 नंबर सवाल है,
सरकार का वर्गीकरण संसदीय एवं अध्यक्षात्मक के रूप में किया जाता है किन आधारों पर? यानी कि सरकार का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है, लेकिन संसदीय और अध्यक्षात्मक के रूप में जो वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है? विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर, राजनीतिज्ञों एवं सिविल सेवकों के बीच संबंधों के आधार पर, लिखित एवं अलिखित संविधानों के आधार पर, दुष्परिवर्तनशील एवं सुपरिवर्तनशील संविधानों के आधार पर। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन आपका ये राइट होगा। विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर हमने संसदीय और अध्यक्षात्मक सरकार के दो भाग बताए हैं, जबकि हम शक्ति के केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के आधार पर हम सरकार के दो और भाग पढ़ते हैं, एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। जहां पर शक्तियों का फैलाव होगा वहां पर फेडरल गवर्नमेंट होगी, और जहां पर शक्तियों का केंद्रीकरण होगा वहां पर एकात्मक सरकार होगी, यूनिटरी गवर्नमेंट होगी। लेकिन संसदीय और अध्यक्षीय का जो विभाजन का आधार है वो है विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच संबंधों के आधार पर। ऑप्शन आपका ये राइट होगा। तो आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। अगला सवाल 35 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? जो नहीं है वो आपको चयन करना है। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। अध्यक्षात्मक सरकार है जो ये व्यवस्था भारत की नहीं है, भारतीय संविधान की नहीं, तो किसकी है? यूएसए की है। जबकि संसदात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और संघात्मक सरकार, ये तीनों विशेषताएं भारत के संविधान की है। तो आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। थर्टी 36 नंबर सवाल है, हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? यानी कि भारत ने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, लेकिन हमारा मॉडल ब्रिटेन के मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? यहां आपको दो कथन दिए गए और फिर आपको सही कूट का चयन करना है। जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है तथा अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। दूसरा है कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। इन दोनों आधारों पर भारत ने जो संसद का मॉडल अपनाया है और ब्रिटेन का जो संसदीय मॉडल है उनमें भिन्नता है। ये आधार है दोनों ही कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो एक तो इस आधार पर भिन्न है और दूसरा इस आधार पर भिन्न है कि जहां तक विधि निर्माण का संबंध है तो ब्रिटेन की संसद सर्वोपरि है अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति सीमित है, न्यायिक समीक्षा के अधीन है भारत में। और दूसरा आधार यह है कि भारत में संसद के किसी भी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। तो इन आधारों पर भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से भिन्न है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। यह आपका आईएएस
प्री 2021 का सवाल है। तो ऑप्शन आपका सी है। विधि निर्माण के संबंध में ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है, क्योंकि वहां पर संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत है। परंतु भारतीय संसद की शक्तियां पर अनेक निर्बंधन हैं, बंधन लगे हुए हैं। इसका प्रमुख कारण है कि भारत में लिखित संविधान का होना, जबकि ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। साथ ही संसद के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाता है, जबकि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया जाता है। साथ ही संविधान में उल्लेखित शब्द विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ न्यायिक पुनरावलोकन तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित आधारभूत ढांचे का सिद्धांत एवं मूल अधिकार जैसे उपबंध संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित करते हैं, यानी कि संसद की शक्ति को सीमित करते हैं। हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अपनाया है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा है नहीं। और यहाँ पर न्यायपालिका द्वारा आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया। मूल अधिकारों के संबंध में जैसे जो उपबंध है वो भी संसद की शक्ति को सीमित करते हैं। संविधान के आर्टिकल 145 क्लोज 3 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय विधि के सारवान प्रश्न संबंधी विनिश्चय में सुनवाई करने के प्रयोजन से गठित पीठ में न्यूनतम जजों की संख्या 5 सुनिश्चित करेगी, अर्थात ऐसे मामलों की सुनवाई संविधान पीठ करेगी। तो ये भी आर्टिकल अपने आप में महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल 145 का क्लोज 3 कहता है कि यदि विधि संबंधी कोई सारवान प्रश्न है तो सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की, कम से कम 5 जज उसमें होना चाहिए, संविधान पीठ का गठन कर सकती है। आर्टिकल 145 क्लोज 3 के तहत यदि विधि के सारवान प्रश्न संबंधी कोई विवाद हमारे सामने आता है तो ये बात है जो आर्टिकल 145 क्लोज 3 में लिखी गई है। यहां से भी सवाल आ सकता है। 37 नंबर सवाल है, भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? जर्मन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, अमेरिकन कांग्रेस, फ्रेंच पार्लियामेंट। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है भारत की संसद। अगला सवाल 38 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण क्या है? वह किसको क्रियाशील बनाता है? साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, और समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण क्या है? वह किसको क्रियाशील बनाता है? तो आइए इस सवाल का राइट उत्तर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि यह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। यह आपका आईएएस प्री 2017 का सवाल है कि लोकतंत्र का सबसे बढ़िया गुण यह है कि यह साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र में लोग अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो आप व्याख्या पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में संसदात्मक व्यवस्था
केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसक गई। यानी कि वह कौन सा दशक था जिसमें संसदीय व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसक गई, यानी सेंट्रलिटी टू फेडरलिज्म की तरफ। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो आइए राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। 1980 के दशक में भारत में संसदात्मक व्यवस्था है जो केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसक गई। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। उन्नीस सौ अस्सी के दशक के बाद भारतीय राजनीति में संसदीय व्यवस्था केंद्रीयता के सिद्धांत से संघवाद की ओर बढ़ी है। 1983 ईस्वी में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बेंगलोर में हुई, जिसमें राज्यों की स्वायत्तता की समस्या पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक के परिणाम स्वरूप केंद्र तथा राज्यों के संबंधों का अध्ययन करने के लिए सरकारी आयोग की नियुक्ति की गई थी, केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में, जिससे उपरोक्त तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी है। तो इस प्रकार हमने संसदीय प्रणाली पर आधारित लगभग 40 सवालों के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली पर आधारित सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट।